हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 13th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द टॉपिक कंपनी अकाउंट। ठीक है, उसमें शेयर कैपिटल पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, आप लोगों से मुझे आज एक बात भी कहनी है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो टॉपिक आप लोग मुझे मैसेजेस में कमेंट में बता रहे हैं वो मैं कवर कर लूँ। ठीक, बट इट विल टेक टाइम। तो आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है। मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो पूरा इशू है ना वो एक्चुअली टाइम का है। मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ प्लस दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। मैं धीमे धीमे सारे ही टॉपिक जो आपने बताए हैं वो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और एक बात और है कि अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगा करे, अगर मेरे 30 मिनट के लेक्चर वीडियो से आपने कुछ नॉलेज गेन की हो, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। ठीक, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नन ऑफ द अबव है? ठीक, तो जब हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था चाहे शेयर कैपिटल हो, चाहे शेयर कैपिटल अकाउंट हो, चाहे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, चाहे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, ये सब क्या है? ये सब होते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल हो, शेयर एप्लीकेशन हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। ठीक, शेयर होल्डर से जो पैसा रिसीव हो रहा है ये वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट। ठीक, रियल अकाउंट क्या होता है? याद है ना, पढ़ा था 11th क्लास में। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट बेसिकली कोई फिक्स एसेट का जो अकाउंट होता है दैट इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट तो होगा नहीं। और नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से, गेन से जो रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? आंसर इज पर्सनल अकाउंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट शेयर्स आर द शेयर्स। राइट शेयर वो शेयर होते हैं, चार ऑप्शन है, विच इज इशू टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, विच इज फर्स्ट ऑफर टू डिबेंचर होल्डर, विच इज फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, विच इज इशूड बाई अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। ठीक, तो राइट शेयर इन चारों में से क्या होते हैं? तो चलिए पहले मैं राइट शेयर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए ये जो वर्ड है राइट, राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, तो राइट शेयर वो शेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ये राइट दिया जाता है या अधिकार दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर, उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो बाय कर सकते हैं शेयर। ठीक है, बिफोर द अदर शेयर होल्डर, बाकी शेयर होल्डर से पहले ये जो राइट शेयर होते हैं दीज आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जाते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जो भी होल्डिंग है, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जो भी होल्डिंग है उसके एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ये राइट शेयर बाय कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आया? राइट शेयर वो शेयर होते हैं विच इज फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है पहले उनको दिया जाता है, उनको ऑफर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाकी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? those preference share which do not enjoy the right to share additional profit come under the category of। ठीक, सवाल समझ में आया? वो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें ये राइट नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता कि जो भी एडिशनल प्रॉफिट है उसमें उनका कोई हिस्सा हो, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को क्या कहेंगे? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिव या नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर होंगे? ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं ना वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, तो इसका आंसर फिर आप खुद ही कर लेंगे। ठीक, चलिए ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना वैसे तो 8 टाइप के हैं। ठीक है, 8 टाइप के, 8 तरीके के हैं। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव, मैं इनिशियल लिख रही हूँ। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, दूसरा क्या है? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तीसरा है पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक, चौथा है
कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक, तो ये टोटल 8 टाइप के हो गए। तो प्रेफरेंस शेयर ये 8 टाइप्स के होते हैं। पहला डिस्कस करते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक, क्यूमुलेट मतलब क्या होता है? क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जहां पर जो डिविडेंड है, सपोज करिए कंपनी का किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, कोई ऐसा ईयर था जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा कंपनी को? तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है आपके पास, ठीक है, तो क्या होगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल का जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो एरियर बन के अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो पे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी जहां पर जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक, अगला क्या है? अगला है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अगला क्या है? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल यानी जो रिडीम हो जाए। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं विच इज रिडीमेबल, विच इज रिडीम या विच इज रीपेड, जिसका पैसा वापस कर दिया जाए, जिसे रीपे कर दिया जाए आफ्टर अ सर्टेन स्टिपुलेटेड पीरियड, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड डेट पे जिस शेयर का पैसा रीपे कर दिया जाए, रीपेड कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी वो प्रेफरेंस शेयर जिसका पैसा नहीं वापस किया जाता है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उसका पैसा वापस किया जाता है। ठीक है, इररिडीमेबल शेयर वो कैपिटल होता है, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिफंडेड, जिसे रिफंड नहीं किया जाता है, तो ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया। नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक, अगला क्या है? पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। तो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपको ये राइट मिलेगा कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है इनको डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी कंपनी को अगर प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, किसको? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द सरप्लस प्रॉफिट, वो जो सरप्लस प्रॉफिट जो बच जाता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन? पार्टिसिपेटिव शेयर होल्डर। ठीक है, पर नॉन पार्टिसिपेटिव जो शेयर होल्डर होते हैं इनको हर साल केवल डिविडेंड मिलता है, कोई इनको जो भी सरप्लस प्रॉफिट है इसमें इनका कोई हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, कोई एडिशनल राइट नहीं होता है, दिस इज नॉन पार्टिसिपेटिव। ठीक, चलिए लास्ट जो टाइप का प्रेफरेंस शेयर है दैट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यानी वो प्रेफरेंस शेयर जिनमें ये राइट होता है, जिसमें ये होल्डर को राइट दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो उस प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कन्वर्टेबल, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कन्वर्ट हो सके, जिसमें कन्वर्ट होने का राइट है। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल यानी जो नहीं कन्वर्ट हो सकते, वो प्रेफरेंस शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर रहेंगे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है बताइए, यहाँ पर आप बताइए। मैंने सारे रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव सारे डिस्कस कर लिए। तो क्वेश्चन क्या है? वो प्रेफरेंस शेयर जिनका एडिशनल प्रॉफिट में कोई राइट नहीं होता, कोई हिस्सा नहीं होता, तो वो क्या होते हैं? वो नॉन पार्टिसिपेटिव होते हैं, बताया था अभी ना। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, ठीक है, ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, राइट, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, और नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, और एक बात और है कि अगर ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, कंपनी अकाउंट, शेयर कैपिटल, अगर आप डिटेल में
विद नोट्स, न्यूमेरिकल, जर्नल एंट्री के साथ समझना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक को सेपरेट वीडियोस में कवर किया है। मैं इन पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। 7 से 8 लेक्चर्स में इन्हें कवर किया था, तो आप वहां पे भी रेफर कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्ट टू द परमिशन अलाउड, द मैक्सिमम अलाउेबल डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर इज। जो मैक्सिमम अलाउेबल डिस्काउंट है इक्विटी शेयर पे, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल सकता है? 5%, 15%, 12%, 10%, ठीक है। तो जब भी कंपनी शेयर को इशू करती है डिस्काउंट पे, ठीक है, जब भी कंपनी शेयर को इशू करती है डिस्काउंट पे, डिस्काउंट मतलब क्या होता है? अगर फेस वैल्यू है 10 रुपए की, शेयर को अगर 8 रुपए पे इशू किया जाए, ठीक है, फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किया जाए, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया 2 रुपए का, ठीक है, तो ये डिस्काउंट होता है। तो जब भी कंपनी शेयर को इशू करती है डिस्काउंट पे, तो वहां पे कुछ कंडीशन होती है। तो उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है दैट मस्ट नॉट एक्सीड 10%। कंपनी जो है वो डिस्काउंट 10% से ज्यादा नहीं दे सकती ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, या कह लीजिए जो भी फेस वैल्यू है उसका 10% से ज्यादा डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती है, ठीक है। अगर 10% से ज्यादा देती है तो कंपनी के लिए जरूरी होता है कि कंपनी परमिशन ले फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कंपनी 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो फोरफिटेड शेयर हैं अगर उन्हें, जो फोरफिटेड शेयर हैं अगर उन्हें री इशू किया जाए, ठीक है, और उस पे अगर प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट में, शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में, या जनरल रिजर्व में, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ठीक है, तो फोरफीचर, फोरफीट करना, ये तो आपको पता होगा ना, फोरफीट करना मतलब जब्त करना। अगर शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं पे कर पाता है, इफ द शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द कॉल मनी, तब उस केस में कंपनी हैज द राइट टू फोरफीट द शेयर। कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि उसके शेयर जब्त कर सकता है, ठीक है। और ये जो फोरफीटेड शेयर है दिस कैन बी री इशूड, ये फोरफीटेड शेयर को दोबारा फिर से री इशू किया जा सकता है, ठीक है। अब फोरफीटेड शेयर को अगर दोबारा री इशू किया जाता है और अगर उसमें प्रॉफिट होता है, तो ये किस टाइप का प्रॉफिट है? ये है कैपिटल प्रॉफिट, ठीक, ये बात समझ में आई। फोरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, देयरफॉर इट इज ट्रांसफर टू, अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक, पढ़ा था ना हमने। फोरफिटेड शेयर को री इशू करेंगे तो कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। हमने इसकी जर्नल एंट्री भी पढ़ी थी। जर्नल एंट्री क्या थी? मैं इनिशियल लिख रही हूँ, जर्नल एंट्री थी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक, हमने जर्नल एंट्री भी इसकी पढ़ी थी। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक, ये है जर्नल एंट्री इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। कैपिटल का वो पोर्शन जो कॉल किया जाता है तभी जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी खत्म होती है, डिसॉल्व होती है, लिक्विडेट होती है, तभी इस कैपिटल को कॉल करते हैं। तो कौन सा कैपिटल है ये ऑथराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, कि रिजर्व कैपिटल है, ठीक। तो चलिए मैं सारे ही जितने ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ तो आप आंसर खुद कर लेंगे, ठीक। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होता है विच द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, वो मैक्सिमम पूंजी, वो मैक्सिमम पैसा जो कंपनी मार्केट से उठा सकती है शेयर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। अगला है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कंपनी ने मार्केट में इशू किया है, ठीक है, वो शेयर्स जो कंपनी ने मार्केट में इशू किया है, पब्लिक को ऑफर किया है फॉर सब्सक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, ठीक। अगला है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो शेयर होते हैं, ठीक है, विच इज एक्चुअली परचेज या सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक ने एक्चुअली में कितने शेयर खरीदे वो है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो यानी अब मैंने बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया, तो ये 3 ऑप्शन तो यानी पक्का होंगे नहीं। सवाल में क्या है? वो कैपिटल जो वाइंड अप के टाइम कंपनी कॉल करती है, तो ये 3 तो मैंने बता दिए और ये 3 है नहीं, यानी ऑप्शन ए बी सी है नहीं, आंसर क्या है? रिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल यही होता है, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी
कॉल करती है ओनली ऑन द वाइंडिंग अप, तो दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, इसी को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये रिजर्व कैपिटल इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, इवन बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रिजर्व कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी वाइंड अप जब होती है तब वो कॉल करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी रिडीम्ड, जो प्रेफरेंस शेयर है कंपनी के वो रिडीम नहीं किए जा सकते हैं एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम या नन। ठीक, तो मैंने प्रेफरेंस शेयर पर भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस किया था जो प्रेफरेंस शेयर है, जो इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो हम प्रेफरेंस शेयर को जब इशू करते हैं तो हम एट पार भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं तो वो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू किए जा सकते हैं, और जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं यानी रीपे किए जाते हैं, तब उस केस में हम उन्हें रिडीम कर सकते हैं प्रीमियम पे या एट पार पे। ठीक है, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं तो वो एट पार या प्रीमियम पे ही रिडीम होते हैं, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते हैं। ठीक है, इसके टोटल 6 केसेस बनते हैं, 6 केसेस मैंने डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो में। ठीक है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। तो वहां मैंने बताया था जब प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और जब रिडीम होते हैं तो पार एंड प्रीमियम पे ही रिडीम होते हैं, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज लीगली अलाउड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना हो, रिडम्पशन करना मतलब रीपे करना, रीपेड करना। ठीक है, तो जब प्रेफरेंस शेयर को रीपे करना हो तो लीगली कौन सा मेथड अलाउ है। पहला है सेल ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, दूसरा है बैंक से लोन लेना, तीसरा है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, चौथा है नन ऑफ द अबव। ठीक, तो जब हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिस्कस किया था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जाते हैं, तो रिडीम करने के दो ऑप्शन हैं। जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जाते हैं ये दो तरीके से रिडीम किए जा सकते हैं। पहला क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के लिए उससे हम रिडीम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, नए इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। ठीक है, ये दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास जब कंपनी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करती है और कंपनी को फंड इकट्ठा करना होता है, कंपनी को फंड चाहिए होता है, तो रिडम्पशन कहां से करेगी। तो पहला है आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, या फिर एक तीसरा है कि थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट से, थोड़ा सा फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इन दोनों को मिला करके कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर इन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम। ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है इसमें ट्रांसफर अलाउ है कहां से, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या कैपिटल रिजर्व से। ठीक, सवाल समझ में आया। ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है इसमें जो फंड ट्रांसफर किया जाता है वो कहां से अलाउ है, इन चारों फंड में से। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है जिसको हम CRR कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है ये होता क्या है। तो खैर नाम से ही समझ में आ रहा है ये वो रिजर्व अकाउंट है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ये वो रिजर्व अकाउंट है जिसका कैपिटल, जिसका पैसा यूज किया जाए फॉर रिडम्पशन पर्पस। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर के रिडम्पशन में यूज किया जाए। ठीक है, समझ में आई ये बात। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट वो रिजर्व अकाउंट है, ठीक है, जिसका पैसा रिडम्पशन के लिए यूज किया जाए। ठीक है, कैपिटल के रिडम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड CRR। तो जब हमने CRR डिटेल में पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि प्रॉफिट विच कैन बी ट्रांसफर टू, प्रॉफिट या कह लीजिए जो भी फंड्स हैं जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं CRR में,
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो भी फंड्स है जिन्हें हम सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं वो कौन कौन से फंड है। हम जनरल रिजर्व का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। हम रिजर्व फंड का जो पैसा है वो सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इंश्योरेंस फंड का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। हम वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है उसका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम पीएल अकाउंट का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो होता है उसका फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब फंड है जिसका जो भी ये सब रिजर्व्स हैं या फंड है जिसका पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं सीआरआर में, ठीक है। बट सीआरआर में कौन सा प्रॉफिट हम नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो फंड है वो नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो पैसा है वो हम नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व का जो फंड है वो हम नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, किसमें, सीआरआर में, ठीक है। सीआरआर समझ में आ गया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी वो अकाउंट, वो रिजर्व, नॉट अकाउंट, वो रिजर्व जिसका पैसा यूज किया जाता है कैपिटल रिडम्पशन में, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में। तो उसमें जो हम रिजर्व का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं वो ये है, जो हम नहीं ट्रांसफर कर सकते वो ये है। तो आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का फंड नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व का फंड नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर का नहीं कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो पैसा है दैट कैन बी ट्रांसफर टू सीआरआर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसे रिडीम किया जा सकता है ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, ओनली इफ दे आर पार्शियली पेड, if they are paid not less than 50% of the nominal value of share, only if they are issued at premium। ठीक, सवाल समझ में आया। जो प्रेफरेंस शेयर जिन्हें रिडीम करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो कब रिडीम हो सकते हैं, तो ये 4 कंडीशन दी है। तो जब हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कुछ कंडीशंस होती हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें सबसे पहली कंडीशन पता है क्या है, सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो फुल्ली पेड अप शेयर है वही रिडीम हो सकते हैं, ठीक है। इट इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है कि ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी रिडीम। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी रिडीम। और अगर पार्शियली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है तो सबसे पहले उन्हें फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उन्हें रिडीम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड आउट ऑफ। जो प्रेफरेंस शेयर है उसे रिडीम नहीं कर सकते, किससे, कैपिटल रिजर्व से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, पीएल अकाउंट या जनरल रिजर्व, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अभी मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं दैट इज सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और मैंने बताया था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो फंड ट्रांसफर किया जाता है वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, वो हम जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, ठीक है, वो रिजर्व फंड से कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस फंड से कर सकते हैं, वो पीएल अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है, वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन से कर सकते हैं, वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। तो सवाल क्या है कि कहाँ से नहीं कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड आउट ऑफ, प्रेफरेंस शेयर कहाँ से रिडीम नहीं हो सकता है। तो अभी हमने बताया जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, पीएल अकाउंट से कर सकते हैं, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो है इससे कर सकते हैं। बट जो कैपिटल रिजर्व है, यहाँ का जो फंड होता है, जो भी रिजर्व में पैसा होता है, ये हम सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते और सीआरआर का ही फंड यूज किया जाता है फॉर द रिडम्पशन पर्पस। सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि कैपिटल जो रिजर्व है उसका फंड नहीं यूज कर सकते फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बोनस शेयर। बोनस शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी बिकॉज, कंपनी जो है बोनस शेयर क्यों इशू करती है, बिकॉज सरप्लस कैश अवेलेबल होता है, हैवी एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व होता है, या हैवी कंपटीशन होता है सिमिलर कंपनी से, या कंपनी का हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज बोनस शेयर, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बोनस शेयर क्या होता है, जब कंपनी के पास रिजर्व्स में थोड़ा फंड ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है देन नॉर्मली नेसेसरी, जितना जरूरत है उससे ज्यादा फंड जब कंपनी के पास रिजर्व में कलेक्ट हो जाता है तो कंपनी इस एक्सेस रिजर्व को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ बोनस,
ठीक, ये बात समझ में आई। जब रिजर्व में ज्यादा पैसा कलेक्ट हो जाता है, एज नॉर्मली रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उससे ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी इसको बोनस के फॉर्म में, इस एक्सेस रिजर्व को बोनस के फॉर्म में, बोनस शेयर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, बोनस शेयर क्या होते हैं? बोनस शेयर वो शेयर होते हैं विदाउट कॉस्ट, मतलब जिसपे आपको कुछ पे नहीं करना है। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको इशू किया जाता है। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके बदले में उनको कुछ भी पे नहीं करना है। दैट इज बोनस शेयर। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि बोनस शेयर कंपनी क्यों इशू करती है? बिकॉज ऑफ द हैवी एक्यूमुलेटेड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हो गया है, इसलिए कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। ठीक, अब बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ, अगला सवाल क्या है? बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ, इसको इशू किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, जनरल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से, या ऑल ऑफ दीज से। ठीक, तो जो बोनस शेयर है ना, जब मैंने बोनस शेयर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बोनस शेयर को इशू किया जाता है, कैन बी इशूड आउट ऑफ, कहाँ कहाँ से इशू कर सकते हैं? तो सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से इशू किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इशू किया जा सकता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व से इशू किया जा सकता है, जनरल रिजर्व से इशू किया जा सकता है। ठीक है, पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है उससे इशू किया जा सकता है, या फिर कोई भी दूसरा रिजर्व जो प्रॉफिट से एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, उससे इशू किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जहां से बोनस शेयर इशू किया जा सकता है। ठीक, सीआरआर से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, ठीक है, इनसे इशू किया जा सकता है। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, इन सभी से इशू किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ शेयर फॉल्स एट द इशू ऑफ बोनस शेयर। जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो मार्केट में, शेयर मार्केट में जो वैल्यू ऑफ शेयर है दैट फॉल्स, वो फॉल करती है। क्यों? बिकॉज चार ऑप्शन दिए हैं, चार रीजन दिए हैं। बिकॉज नो इंक्रीज इन टेंजिबल एसेट, कैपिटलाइजेशन ऑन रिजर्व टेक प्लेस, इंक्रीज इन इशू अ कैपिटल, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है मार्केट में, ठीक है, तो उसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि जो शेयर मार्केट है वहां पे ड्रास्टिकली उस शेयर की जो वैल्यू है वो फॉल करती है। ठीक है, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो स्टॉक मार्केट में उस शेयर की जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली फॉल करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस शेयर की क्या हुई है? बताइए, मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बढ़ गई है। ठीक, समझ में आया? मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बढ़ गई है, कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर दिए हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो मार्केट में क्या है? सप्लाई बढ़ गई है उस शेयर की। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है किसी भी चीज की जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड होती है। तो शेयर में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। शेयर के केस में, नॉट ओनली शेयर के केस में, हर केस में, किसी भी कॉमोडिटी के केस में भी हमने पढ़ा है कि अगर डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है किसी भी प्रोडक्ट की और सप्लाई फिक्स है, सप्लाई फिक्स है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होता है? प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ती है। ठीक है, और अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, और डिमांड फिक्स है, तो क्या होगा? उसकी प्राइस घटेगी। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है। यहाँ पे बोनस शेयर इशू किए हैं जिससे सप्लाई बढ़ गई है बट डिमांड तो उतनी है, तो क्या होगा? प्राइस घट जाती है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायबैक ऑफ शेयर शुड नॉट बी कंप्लीट, नॉट शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बायबैक ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। 12 मंथ, 1 मंथ, 24 मंथ, 15 डेज। सवाल क्या है? जो बायबैक ऑफ शेयर होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए कितने ड्यूरेशन में? फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसके कितने ड्यूरेशन के अंदर बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए? ये सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टर्म है बायबैक, इसका मतलब बता देती हूँ। देखिए, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब वापस, तो वापस खरीदना। तो कंपनी जो है वो परचेज कर सकती है अपने खुद के शेयर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से अपने खुद के शेयर कंपनी बाय बैक कर सकती है, खुद वापस खरीद सकती है।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायबैक। ठीक है, बायबैक में कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें एक कंडीशन ये है कि जो जब कंपनी बायबैक का सोचती है, तो ये जो बायबैक का पूरा प्रोसेस है, दिस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ। ठीक है, ये जो बायबैक का पूरा प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। जब कंपनी ने ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, उसके 12 महीने के अंदर बायबैक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ फायदा हुआ, आपकी कोई नॉलेज गेन हुई, आपने कुछ नॉलेज गेन की हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ये लास्ट के आधे घंटे आपके वेस्ट हुए कि आपने कुछ सीखा। ठीक, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।